गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित अध्याय 4 जिसका नाम है सारणिक। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था आव्यूह, उसी थोड़ा चैप्टर उसी से रिलेटेड, जिस तरह से क्वेश्चन आपने आव्यूह के किए थे कुछ क्वेश्चन उसी तरह से आपके होने हैं। जैसे कि आपको दिया होता था a आपको दिया है 1 3 5 6 9 -2 0 1 5। ठीक, तो ये जब ये चिन्ह आपके पास होता था, ये आपको दिया हुआ है तो आप इसे आव्यूह बोल देते थे। ठीक, अगर आपको दिया जाए 2 3 6 5 9 5 0 2 -1, इस तरह से ये जो दिया है ये निशान होता है सारणिक का। ठीक, तो आव्यूह में और सारणिक में इतना अंतर होता है कि जब आपको इस बड़े ब्रैकेट में दिया जाएगा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, तब वो आव्यूह आपका कहलाएगा। ठीक, और जब आपको दिया जाएगा इस तरह से डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये सीधी लाइनें आपको दी जाएंगी, तब इसे आप सारणिक बोलोगे। अब बात आती है कि वही सारणिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम सारणिक कैसे निकालते हैं। आपको जब दो समीकरणें हमने यहाँ पर लिख ली 2x + 3y = -5 6x - y = 7। अब आपको इसे सोल्व करना है, इन समीकरणों को सोल्व करना है। तो एक तो आपका होता था भाई प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, आपकी विधियां होती थी बीजगणितीय विधियां, उनकी सहायता से आप समीकरणों को हल कर लेते थे। अब इन समीकरणों को आप सारणिक की सहायता से भी हल कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये समीकरणें हल हो जाएंगी। अब इसमें आपके पास 3 चर राशि में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है। तो 2 चर राशियों में समीकरणें तो आप ऐसे भी सिंपल हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती। लेकिन समीकरणें अगर 3 + z हो गया, यहाँ पर -6z ले लो, तो 3 चर राशियों में आ गई, तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो इसे अगर आप सारणिक की सहायता से हल करोगे तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। ठीक है, अब सारणिक को हल करते हैं, किस तरह से हम सारणिक को हल करते हैं अब ये देखेंगे हम। हमने यहाँ पर एक सारणिक ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें आप बोल देते हैं पंक्तियां। ठीक, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इन्हें आप बोल देते हो स्तंभ। ठीक, पंक्तियां जैसे ये R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, ये R3 हो जाएगी। इसी तरह से जो स्तंभ होते हैं इसे आपने C1 बोल दिया, C2 हो गया, C3 हो गया। अब करते क्या हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, आव्यूह की बात आती है तो आव्यूह आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है एलिमेंट्स ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन जब हम सारणिक को लिखते हैं तो सारणिक को हम हल करेंगे तो इसका जो मान आएगा सारणिक का वो एक नंबर आएगा। ठीक, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो एक नंबर में आपको इसका आंसर मिलेगा। अब इसका विस्तार हम कैसे करते हैं, इसका जो विस्तार करते हैं हम, तो उसे आप पंक्ति के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, R1 पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, R2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, R3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि तीनों पंक्तियों में से या तीनों कॉलम में से किसी भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसका विस्तार कर सकते हो। अगर हम पहली पंक्ति के लिए इसका विस्तार करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लिख रहे हैं R1 के लिए। अगर आप सारणिक का मान निकालोगे, इसका प्रसार करोगे, तो अगर हम R1 के लिए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, R1 ये इसके लिए तो हम लिखेंगे A1। ठीक है, तो A1 देखो हमारा इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो क्या इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी इनटू में कितना बना आपके पास B2 B3 C2 C3। ठीक, आगे आओ, यहाँ पर आएगा -B1। अब हम यहाँ पर आ गए तो रो तो आपकी यही चल रही है, अब कॉलम आपका चेंज हुआ, कॉलम इसके नीचे वाले में जाओ, तो ये जिस रो में
और जिस कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसे हम छोड़ देते हैं, बाकी के ये हम लिख लेंगे A2 A3 C2 C3, ठीक है। प्लस दूसरे एलिमेंट के लिए होगा, तीसरे पर आओ, कितना है C1, ठीक है। तो वही कंडीशन, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये जो एलिमेंट बने इसे यहाँ पर लिख देते हैं A2 A3 B2 B3, ठीक, इस तरह से। और अगर थोड़ा आगे और सॉल्व करोगे, A1 मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये बना आपके पास B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, ये होगा A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। जैसे हमने पहली पंक्ति के लिए ये प्रसार किया है, बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरी पंक्ति के लिए कर सकते हो। R2 के लिए करोगे तो क्या, जब हम R2 के लिए प्रसार करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाली पंक्ति हमारी छूट जाएगी, A2 यहाँ पर A1 की जगह A2 आ जाएगा, क्या होगा, एक ये वाला कॉलम छोड़ोगे और ये पंक्ति छोड़ोगे तो आपके पास कितना बनेगा, B1 B3 C1 C3, ठीक है। इसी तरह से आप आगे R2 के लिए R3 के लिए आप प्रसार खोल सकते हो। तो ये जो है सारणिक आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि सारणिक कौन से क्रम का है, तो कौन से क्रम का है ये, आप लिखोगे ये तृतीय क्रम का सारणिक है, ठीक। और अगर आपको द्वितीय क्रम का दिया जाए तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर आपको दिया है A1 A2 B1 B2, ये आपको दिया है द्वितीय क्रम का सारणिक, और आपसे कहा जाता है इसका प्रसार कीजिए, तो सिंपल, अभी आपने यहाँ पर ओपन किया है इसे, क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर, A1 B2, बीच में साइन आएगा माइनस का, A2 B1, ठीक है। अब आपने प्रसार खोल लिया यहाँ पर। अब बात आती है कि भाई हमने ये प्लस का लिया है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें प्लस लेना है और कहाँ पर हमें माइनस लेना है। तो सारणिक में जो एलिमेंट होते हैं उनके चिन्ह निर्धारित होते हैं, ठीक, चिन्हों का क्रम, चिन्हों का क्रम क्या होता है, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे प्लस प्लस प्लस, ये प्लस और ये प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक है। याद करने का अगर आप अपनी तरफ से कोई तुक्केबाजी में जैसे याद करते हैं तो इतना ध्यान रखना, जो ये डायगोनल होते हैं ये प्लस होते हैं, बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो माइनस होते हैं, ठीक। अगर आप मैथमेटिकल याद करना चाहते हो तो आपको पता है ये 1 1 होता है, ये 1 2 A13, इसी तरह से A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये प्लस है, 1 1 2, एक और एक 2 होता है, 1 और 3, 1 और 2 3, 1 और 3 4, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पर ये जो सम है इनका जो योग है वो सम संख्या बन रहा है, तो चिन्ह आपके पास प्लस का है। देखो ये प्लस है, आप चेक कर लो, 2 और 2 4 सम संख्या होती है, ये प्लस है। अगर आप इसे चेक करते हो 3 और 1 4 सम संख्या है, तो ये प्लस है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हो 2 और 3 5 विषम संख्या है तो माइनस है। तो चिन्हों के क्रम को याद करने का 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला तरीका, अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते तो सीधी सीधी बात है, जो डायगोनल होते हैं वो प्लस वाले चिन्ह के होते हैं, बाकी के जो एलिमेंट बचे वो माइनस होते हैं, ठीक। दूसरा तरीका आपको बताया कि जहाँ पर इनका जो योग है, जो क्रम का जो योग है वो सम संख्या बन रहा है तो वो एलिमेंट प्लस के हैं, बाकी जहाँ पर विषम संख्या बन रहा है, जैसे 2 3 है, 2 3 5 विषम बन रहा है, तो इसकी पोजीशन पे जो चिन्ह है वो माइनस का आएगा, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रसार है वो कैसे खोलते हैं, द्वितीय क्रम का कैसे खोलते हैं, तृतीय का कैसे खोलते हैं, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अनुसार किस तरह से आपका सारणिक खुलेगा। दूसरा आगे हमने पढ़ा
चिन्हों का क्रम क्या होना चाहिए, कैसे उसे याद रखना है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी का जो सारणिक खोलने का तरीका है आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, आपको ए दिया है, सारणिक आपके पास है, दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। आपसे कहा है कि आपको इस सारणिक का मान निकालना है। तो द्वितीय क्रम के सारणिक को खोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको पता इसकी मल्टीप्लाई इधर होनी है। तो ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बीच में साइन आता है माइनस का और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यही फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, ये बना हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, माइनस ये आपके पास बना फॉर्मूला वर्गांतर का, यानी कि ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हुआ एक्स क्यूब प्लस 1, माइनस ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ये मिला आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सारणिक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो हमें दूसरी रो दिखाई दे रही है, ये तो R1 हो गई, ये R2 हो गई और ये R3 हो गई। तो सारणिक को खोलने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वो तरीका अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो आप ध्यान से देखो, R2 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो एलिमेंट तो आपके पास 0 बन ही रहे हैं। ठीक, तीसरा एलिमेंट -1 है, तो अगर आप R2 के लिए विस्तार करोगे इसका तो दो एलिमेंट तो 0 हो गए, बस -1 वाली जो टर्म है वो आपके पास बनेगी। तो हम R2 के लिए विस्तार करते हैं। R2 के लिए विस्तार करने पर करो, कितना बना यहाँ पर, ये आपको पता है, पोजीशन भी ध्यान रखनी है। ये एलिमेंट होगा आपके पास 2 1 मतलब निगेटिव, तो -0। ठीक, अब क्या बना आपके पास, ये रो छोड़नी है आपको और ये कॉलम छोड़ना है, -1 -5 -2 और 0। ठीक, आगे आ जाओ, +0। क्या करना है, ये रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है। कितना मिला 3 3 -2 और कितना मिला 0 प्लस, तो यहाँ पर माइनस, तो -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन बनेगी आपके पास वो बनेगी 2 3 मतलब निगेटिव। तो ये बना आपके पास, ये रो छोड़नी और ये कॉलम छोड़ना है, तो बना आपके पास 3 -1 3 -5। ठीक, 0 से आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दोगे वो 0 ही कर देगा। ये भी 0 हुआ आपके पास, माइनस माइनस +1। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, -3 पंजे 15 माइनस माइनस के 3। ठीक है, तो ये आपका वो मिला यहाँ पर 1 इंटू -15 माइनस माइनस +3 माइनस के 12। ठीक, ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये आपको सारणिक दिए हुए हैं, दोनों साइड में सारणिक दिए हुए हैं, यानी समीकरण है, और आपको इसे हल करके यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे हम इसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा 1 -5 गुणा 4। इसी तरह से इधर जाओगे आप, 2x इंटू एक्स -6 इंटू 4, तो ये बना आपके पास 2 -20, ये हुआ 2x स्क्वायर -24। माइनस के ज़्यादा है, माइनस के कितने बचे 18, 2x की घात 2 माइनस के 24। अगर आप पक्षांतर करते हो, 2x की घात 2 माइनस के 18 और प्लस के 24 मिला आपको, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के जाना है 6
2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा। तो ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 3। तो x जब भी वर्गमूल निकालते हैं प्लस माइनस का चिन्ह आपके पास आता है। तो x की जो वैल्यू है आपको कितनी मिली यहाँ से आपको x का मान मिला प्लस माइनस के √3। ठीक है, तो ये तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, तो उसमें सिर्फ आपको विस्तार खोलना है। अब इसके आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी 4.2, उसमें खोलना तो विस्तार ही है, सारणी क्या ही मान निकालना, लेकिन सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी सहायता से जो सारणिक है उसमें आपको विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन आपका बिना विस्तार के ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे प्रश्नावली 4.2। अब हम पढ़ेंगे सारणी के गुण धर्म। ठीक है, सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी सहायता से अगर आपको सारणी के जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनकी कैलकुलेशन आपको टफ बन रही है तो आप उसे प्रॉपर्टीज का यूज करके थोड़ा आसान कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले एक सारणी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें आपसे कहा जाता है कि जो सारणिक आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसकी किसी भी रो या कॉलम में जो एलिमेंट आपको दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रो है, बाकी एलिमेंट आपके पास है 4, -2, 3, 6, 4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास जो पहली रो दी हुई है, पंक्ति आपके पास है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 है, तो इस सारणिक का मान भी 0 होगा। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या हुई कि किसी भी सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। दूसरी कंडीशन आपके पास आती है कि अगर आपको दिया हुआ है कि एक सारणिक आपके पास इस तरह से है कि उसकी 2 कॉलम एक से हैं, तो जरूरी नहीं कॉलम, यानी कि 2 कॉलम या 2 रो दोनों समान है, तब भी उस सारणिक का जो मान होता है वो 0 होता है। आगे आते हैं तीसरे नंबर पर। अगर आप किसी सारणिक में आपके पास मल्टीप्लाई में a लिखा हुआ है और आगे अंदर है p q r s t u v w x, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो जो a मल्टीप्लाई में आपको दिया हुआ है तो इस a की मल्टीप्लाई आप किसी एक रो में या एक कॉलम में ही कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस a की मल्टीप्लाई आप अंदर प्रत्येक एलिमेंट में कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट में आपको इस a की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक, 4th नंबर पर आपको आता है कि अगर किसी सारणिक में आपके पास किसी एक पंक्ति में या स्तंभ में किसी एक अवयव के साथ 2 या 2 से ज़्यादा कोई संख्या जुड़ी होती है और आप उसे इसे आप ले लो a1 b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3, ये c1 c2 c3 d1 d2 d3 इस तरह से लिखा हुआ है। ये सारणिक आपको दिया हुआ है तो आप इसे 2 जगह तोड़ के लिख सकते हो। कैसे? आप इसे लिख सकते हो a1 a2 a3, बाकी के जो एलिमेंट है वो आपके पास ऐसे ही रहेंगे c1 c2 c3 d1 d2 d3। चिन्ह किस चीज़ का है? यहाँ पर प्लस का है। अगर माइनस का होता तो बीच में माइनस आता, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। और b1 b2 b3 मतलब जो पहला कॉलम है हमारा वो बना b1 b2 b3, बाकी के जो एलिमेंट है आपके पास वो इसी तरह से लिखे रहेंगे, तो d1 d2 d3। ठीक है, अब 5th नंबर पर आते हैं। तो सारणिक की जो 5वीं कंडीशन होती है वो होती है कि अगर आप सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों को, आप ध्यान रखना, किन्हीं 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को इंटरचेंज करते हैं, कि जैसे हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है, ये आपके पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आप किन्हीं 2 को इंटरचेंज करोगे, मतलब आपने R1 की जगह तो R3 लिख दिया और R3 की जगह R1 लिख दिया। तो जब इस सारणिक को आप सॉल्व करते हो, सपोज करो कि पहले इसका मान K था, तो जब आप इन पंक्तियों को इंटरचेंज कर दोगे, मतलब आपस में बदल दोगे, तो इस सारणिक का मान का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर माइनस का K आंसर होगा,
अगर आपके पास पहले माइनस के होता, आप रो को इंटरचेंज कर रहे हो, दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो, तो अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी होती है आपके पास कि आप सारणी की पंक्ति और स्तंभों को, यानी कि आप रो के कॉलम या कॉलम की रो अगर बनाते हो तो सारणी के मान पर कोई भी असर नहीं होता, कि जो वैल्यू उसकी पहले आएगी वो वैल्यू अब भी आपको मिलेगी। ठीक है, अब इन गुणधर्मों का यूज करके हम प्रश्नावली 4.2 को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आपको सिद्ध करना है, ये सारणिक दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। हमें यहाँ पर इसका प्रसार नहीं करना, हमने अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारणी के जो गुणधर्म है उनका यूज करके ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं। LHS ले लिया हमने, कितना दिया आपको, x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, अब आपको जो सिद्ध करना है 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो 0 होने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। पहली बताई थी कि जो रो है, दो पंक्ति या दो स्तंभ, उनके जो एलिमेंट हैं वो दोनों के एक से हो, मतलब वे दोनों समान हो। दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि किसी एक पंक्ति के या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, तब इन दोनों कंडीशन में जो सारणिक है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया x a और x प्लस a। ठीक है, तो अगर हम x प्लस a में से x को भी माइनस कर दे और a को भी माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी कंडीशन हम C3 को, इस कॉलम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, C3 को चेंज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे C3 ही लिखेंगे। और क्या करना चाह रहे हैं, उसमें से हम एक तो इसे माइनस करना चाह रहे हैं, ये क्या है हमारे पास C1, और एक माइनस करना चाह रहे हैं C2। ठीक है, तो देखो माइनस करो, तो हमें जो चेंज करना है वो सिर्फ C3 में करना है। तो C1 और C2 को हम ऐसे लिख देते हैं, x y z a b c। ठीक है, जैसे आप x प्लस a में से माइनस करोगे, क्या x प्लस a में से माइनस कर रहे हो आप C1, मतलब x माइनस a, तो माइनस ये कितना बना आपके पास 0। इसी तरह से y प्लस b में से y और b माइनस करोगे 0, और ये भी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो ये स्तंभ है इसके तीनों एलिमेंट जो हैं वो 0 हो गए। आप यहाँ पर लिखोगे चूंकि C3 के सभी अवयव शून्य हैं। ठीक है, तो जब इसके तीनों अवयव शून्य हो गए तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी स्तंभ के तीनों अवयव शून्य हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। यही आपको सिद्ध करना था, RHS साइड आपकी ये सिद्ध हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमें ये सारणिक दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है कि इसकी जो मान है वो कितना, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए भी हमने यहाँ पर LHS साइड ले ली। तो ये दिया है आपको 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक, अब देखो हमें क्या बनाना है, जो भी सिद्ध करने के क्वेश्चन होते हैं उसमें हिंट आपको क्वेश्चन से ही मिलता रहता है। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। कैसे बनेगा, यहाँ पर a है आपके पास, ये b है और c है। अगर आप C1 में से C2 माइनस कर दो तो a माइनस बी बना, नहीं बना। इसी तरह से अगर आप C2 में से C3 माइनस कर दो तो b माइनस सी बनेगा, नहीं बनेगा, बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक तो C1 को चेंज कर रहे हैं, हम इसे लिख सकते हैं C1 माइनस C2। ठीक है, दूसरा हम C2 को चेंज करना चाह रहे हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं, C2 माइनस C3। तो देखो कितना बना आपके पास, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, a में से b माइनस किया a माइनस बी। इसी तरह से यहाँ से ये बना आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या करना है, C2 को चेंज करना है, C2 माइनस C3 करो माइनस,
0 हुआ, b में से c माइनस करो, ऐसे ही b क्यूब माइनस c क्यूब। तीसरा जो स्तंभ है हमारा उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो पहला स्तंभ है इसमें से आपको कुछ चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, आप यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। आपने प्रसार पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास a माइनस बी बन रहा है, तो हमने यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 0, यहाँ से बचा 1, और जब आपने ये कॉमन लिया कितना बचा आपके पास, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आगे आ जाओ। आप यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख लो, ये a माइनस बी कॉमन लिया था, यहाँ से लिया हमने b माइनस सी। ठीक, कितना बना 0, b माइनस सी बाहर गया, 1 बचा। इसी तरह से यहाँ पे कितना बचेगा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बचा आपके पास 1 c और c क्यूब। अब क्या करोगे, आपको पता चल रहा है कि देखो ये पहली जो रो है इसमें आपके 2 एलिमेंट तो 0 हो गए। ठीक है, तो अब आप इसका प्रसार भी सीधे सीधे खोल दोगे तो एक ही टर्म आपके पास बनेगी। तो आप यहाँ पे प्रसार खोल दो, यहाँ पर लिखो आप R1 के अकॉर्डिंग, R1 के लिए क्या करें, हम विस्तार कर देते हैं, विस्तार करने पर। ठीक, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी तो ऐसे ही रहा आपके पास। तो विस्तार करते हैं, पहली टर्म 0 हो जाएगी, लिख देती हूँ फिर भी, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी क्यूब, फिर माइनस 0। आपको पता है कि ये रो और ये स्तंभ आपको छोड़ देना, तो कितना बना यहाँ से 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचा यहाँ पर आपके पास c और c क्यूब प्लस 1। क्या होगा, ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, कितना बना आपके पास 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास इसका प्रसार हो गया। तो देखो आगे कितना बनेगा आपके पास, ये यहाँ से बचा आपके पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। 0 से आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जानी है वैल्यू, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होनी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर होनी है। तो ये बना आपके पास बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस होता है तो क्या होगा, तीनों ही प्लस के हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे माइनस के, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी। तो ये क्या हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, तो इसे आप लिख सकते हो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ये बना आपके पास a माइनस बी माइनस सी। इन दोनों को अगर आप एक साथ रखते हो तो ये बनेगा आपके पास वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, c प्लस ए इंटू सी माइनस ए प्लस, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन बन रही है आपके पास, देखो b यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, b कॉमन ले लो, कितना बना c माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखो c माइनस ए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हो, कॉमन उठा लो, कितना बना c माइनस ए, यहाँ से कितना बचा c प्लस ए और यहाँ से कितना बचा b। ठीक है, तो देखो क्या हमारे RHS साइड यही है, आपको दिया है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारी RHS साइड हो गई। ठीक है, इस तरह से हम जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज़ करके सारणिक को हम खोल सकते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आपको दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे कहा जाता है कि ये सारणिक आपको दे दिया, यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखी कि हमें गुणधर्म का यूज़ करके इसे हल करना है, तो वहाँ पे आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज यूज़ करनी नहीं आती तो आप सीधे सीधे भी सारणिक का मान निकाल सकते हो। ठीक है,
लेकिन अगर आप गुणधर्म का यूज़ करोगे तो ज़रा थोड़ा आसान पड़ जाएगा आपको। देखो 2 एलिमेंट 0 हो गए, एक ही तो आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये गुणधर्म का यूज़ करके ये प्रश्नावली 4.2 कर लेनी है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। अब हम पढ़ेंगे कि सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जब आपको त्रिभुज के सिरों के निर्देशांक अगर आपको दिए जाते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है, ये निर्देशांक आपको दिए हैं और आपसे कहा जाता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तब उस कंडीशन में हम क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2। यहाँ पे सारणी का आएगा आपका x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ठीक है, ये सारणी आपका यहाँ पर आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ आपके पास 1/2 सारणी x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1, ठीक है। आगे एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि संरेख दिखाने के लिए कि बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा। बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा। संरेख का मतलब क्या होता है कि जो बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, वो एक ही रेखा में है, तभी तो संरेख होंगे। और एक ही रेखा में होने का मतलब त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 0, कि जो डेल्टा का मान हुआ वो कितना होगा 0। तो यहाँ से आपको क्या प्रतिबंध मिला कि x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू कितना मिला 0, ठीक है। ये आपके पास संरेख होने का प्रतिबंध है। ये अगर आपको त्रिभुज के निर्देशांक आपको दिए जाते हैं तो उसका जो आपको क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे हमने कुछ निर्देशांक ले लिए कि हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ये A, B, C, इसके निर्देशांक 1, 0, 6, 0 और 4, 3, ठीक है। ये आपके पास हुआ x1, y1, x2, y2 और x3, y3 और आपसे कहा जाता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा। तो आप यूज़ करोगे फॉर्मूला 1/2 x1, y1, सॉरी x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ठीक है। अब आपके पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू है, उठा के रखेंगे। x1 कितना है आपके पास 1, x2 कितना है 6, x3 कितना है 4, ठीक है। इसी तरह से y1 कितना है 0, y2 कितना है 0 और y3 कितना है आपके पास 3, 1, 1, 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सारणी का मान निकालेंगे, प्रसार खोलो 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, कितना बना 0, -3, ठीक है। आगे ये आपकी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, गुणा में लिखो मत लिखो +1। अब क्या होगा, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो कितना बना 6 × 18 -0, तो 1/2 कितना बनेगा यहाँ से -3, ये 0 हो गया, प्लस कितने बने 18, 1/2 प्लस के 18 माइनस के 3, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के कितने बने आपके पास 15। तो आपके पास जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज का वो कितना आया 15/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। और अगर एक क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पर कि आपको 3 बिंदु दिए हैं और आपसे कहा है कि आपको ये सिद्ध करना है कि ये संरेख हैं, संरेख हैं, सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिखाना पड़ेगा 0, कि आप x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है। ये वैल्यू हम रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलो यहीं पे हम इसे सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट करो 1/2 x1 कितना आपके पास a,
x2 कितना है b, x3 कितना है आपके पास c, ठीक है। ऐसे ही y1 कितना है b प्लस c, y2 कितना है c प्लस a और y3 कितना है a प्लस b। ये हुआ 1 1 1, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो प्रसार खोल दो या आप गुणधर्म का यूज भी कर सकते हो। तो प्रसार खोलेंगे हम यहाँ पर a कितना होगा c प्लस a, करो मल्टीप्लाई, माइनस, तो दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के हो गए, ठीक है। माइनस कितना आएगा इंटू में b प्लस c, तो कितना मिला, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कितना बना b माइनस c, ठीक है, प्लस 1। तो ये रो छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, कितना मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो हाथों हाथ, कितना मिलेगा ab प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस b खोलेंगे तो कितना बना माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो 1/2 आपके पास ऐसे ही रहा, a से a कैंसिल, अंदर a की मल्टीप्लाई भी करो साथ में, बना सी ए माइनस ए बी, ठीक। माइनस वर्गांतर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बनेगा आपके पास ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। तो देखो माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी ए, माइनस ओपन करेंगे हम अंदर तो बना माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर है माइनस के सी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे माइनस बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से माइनस के सी स्क्वायर, कुल मिला के आपको मिला कितना 0, ठीक है। और आपको बताया था कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो जो बिंदु आपको दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। मतलब जो ये बिंदु आपको दिए हुए हैं वो कैसे हैं, वो संरेख बिंदु हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम सारणी के गुण धर्म पर आधारित 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन लिया है, आपको दिया है सारणी की है और आपको बताना है कि इसका मान जो होगा वो होगा 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलएचएस साइड हमने यहाँ पर ले ली, दिया है आपको माइनस ए स्क्वायर, ये बी ए और सी ए, इसी तरह से दिया है ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी, यहाँ दिया है ए सी इंटू बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज़ करेंगे। तो ध्यान से इसके जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं उन्हें ज़रा ध्यान से देखो। अगर आप पहले कॉलम में जाते हो तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पर भी सी है। तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ से अगर कॉमन लेते हो ए कॉमन ले लिया आपने, तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस ए, यहाँ बचा बी और यहाँ बचा सी, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ से आप बी कॉमन लेते हो, इंटू में बी यहाँ पर आ जाएगा, कितना बचा ए, यहाँ से बचा माइनस बी और यहाँ से बचा सी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो कितना बनेगा सी, तो यहाँ पर बचा आपके पास ए, यहाँ बचा बी, यहाँ बचा माइनस के सी, ठीक। अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपके पास माइनस का ए है, यहाँ पर प्लस का ए है, तो एक काम करो ए बी सी, तो यहाँ से ले लिया। अब आप इस रो में से भी तो कॉमन ले सकते हो, तो इस रो में से हमने कॉमन लिया ए, जैसे ही आपने इसमें से ए कॉमन लिया यहाँ पर बनेगा -1 1 और 1। अब आप इस रो में से कॉमन ले सकते हो, कितना बन रहा है बी, कितना बना 1 -1 और 1। ऐसे ही तीसरी रो में से कॉमन लोगे कितना सी, तो कितना बना 1 1 -1, ठीक है। ये आपके पास मिल गया। अब आगे क्या करोगे, ये हुआ आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बना आपके पास -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ऐसे ही चलेगा आपके पास।
अब क्या करोगे, अगर आप इसमें एक आध गुणधर्म और लगा सकते हो उसका ही यूज कर लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर -1 है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो, C1 प्लस C2 कर देते हो, इसमें ये जोड़ोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पर आप लिख सकते हो C1 को चेंज कर लो, कितना कर रहे हैं, C1 माइनस C2 प्लस C2, ठीक है। करो जरा, जैसे ही आप यहाँ पर प्लस करोगे C1 को चेंज कर रहे हो तो कितना बनेगा 0, 1 में ये जोड़ोगे ये 0, इन दोनों को जोड़ोगे कितना मिला 2, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको कॉलम दिया हुआ है C1 कॉलम आपके पास है, उसके 2 एलिमेंट 0 हैं। तो मैंने बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप सारणिक का मान खोलो वो आप रो के अकॉर्डिंग ही खोलो, आप कॉलम को लेके भी चल सकते हो। तो अगर आप C1 के अकॉर्डिंग आप इसका विस्तार करोगे तो 2 एलिमेंट तो आपके पास 0 हो ही गए। अब आपको बस इस तीसरे एलिमेंट के लिए विस्तार करना है, तब आप लिखोगे यहाँ पर a² इंटू b² इंटू c²। क्या पोजीशन बनेगी इसकी, इसकी बनी है a31, 3 और 1 4, सम संख्या बनना है यानी कि प्लस का ही रहेगा 2। क्या बताया था, ये रो छूट जानी है और ये कॉलम छूट जाना है, तो कितने बचे आपके पास 1 1 माइनस 1 और 1, a² इंटू b² c² चल रहा है 2, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, कितना बना 1 की गुणा 1 से 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपके पास a² b² c² इंटू 2, 1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हुआ आपके पास a² b² c², 2 दूनी 4, तो हुआ आपके पास 4a² b² c²। तो चेक करिएगा क्या RHS यही दी थी, हमें यही सिद्ध करना था 4a² b² c²। तो यहाँ पर आपकी जो LHS साइड है वो इक्वल किसके आ गई, RHS साइड के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन आपको छोड़े गए हैं वो सब क्वेश्चन जो गुणधर्म आपको बता दिए उन्हीं पर आधारित है, जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं उन पर आधारित हैं, और उनका सॉल्यूशन आपको PDF में भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी की जो एक्सरसाइज है आपकी वो आपको अगले भाग में बताई जाएगी। थैंक यू।